बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर के अर्थशास्त्र विभाग में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर सेकंड ए एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। इसके लिए राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर RRBMU अलवर का जो पाठ्यक्रम है वो कुछ इस तरह से है, जिसमें हमें जिन चीज़ों को हमें अपनी चर्चा में शामिल करना है, अपने डिस्कशन में शामिल करना है। आप चाहें तो मत्स्य विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर पाठ्यक्रम को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे यहाँ सेकेंड ईयर में बीए पार्ट सेकंड में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के नाम से है। पेपर सेकंड में विकल्प हैं, जिनमें सेकंड ए एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स नाम से है और पेपर सेकंड बी इंडियन इकोनॉमिक थॉट के नाम से है। हम चर्चा करने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स पर। तो इसके अंतर्गत कुछ जो टॉपिक्स हैं उनमें इंडिसेस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघातीय समीकरण, लॉगरिथम्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनॉमियल थ्योरम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एनालिटिक ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला एंड हाइपरबोला, matrices and determinants, solution of simultaneous equation by Cramer's rule and matrix inverse method, simple differentiation and integration। सेक्शन ए में हमें इन टॉपिक्स पर चर्चा करनी है। इसी तरह से पाठ्यक्रम को सेक्शन बी और सेक्शन सी में डिवाइड किया हुआ है। चलो हम अपने चर्चा की शुरुआत समीकरण से करते हैं, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघातीय समीकरण का अध्ययन करना है। तो समीकरण जैसा आपने स्कूली शिक्षा में पढ़ा होगा कि रैखिक हो सकती हैं या अरैखिक हो सकती हैं, लीनियर इक्वेशंस। जब किसी समीकरण में प्रयुक्त चरों की घात इकाई हो तो उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक समीकरण से बनने वाला जो वक्र है, यदि रैखिक समीकरण को हम वक्र के रूप में प्रस्तुत करें तो उससे जो वक्र बनेगा वो रैखिक एक सरल रेखा के रूप में होगा। एक उदाहरण हमने लिए हैं, कुछ उदाहरण, जैसे x + 2 = 6 एक समीकरण है। तो अब इसका हल जब हम करेंगे तो x = 6 - 2 x = 4 होगा। इसी तरह से रैखिक समीकरण का एक बहुत सिंपल रैखिक समीकरण के रूप में इनको लिया है हमने, 6x - 12 = 0। इसी तरह से x + 2 / x - 1 = 5/2। अब ये थोड़ा सा आपको बटा सही वाला लगता है, में दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2x + 2 = 5x - 1, तो ये सीधा सा हो जाता है। तो इस तरह के जो समीकरण हैं ये रैखिक समीकरण कहलाते हैं। दूसरा अरैखिक समीकरण नॉन लीनियर इक्वेशन। नॉन लीनियर इक्वेशन में ये होता है कि जो समीकरण में चर जो प्रयुक्त हो रहे हैं उनकी घात एक से अधिक होती है। अब यहाँ हमारे सामने जो उदाहरण है x² + 6x + 7 = 0 जो समीकरण है, इसमें जो चर x है इसकी अधिकतम घात 2 है, x⁻² है, तो इसलिए ये द्विघातीय समीकरण का उदाहरण हुआ। इससे जो वक्र बनेगा वो रैखिक नहीं होगा, एक सरल रेखा नहीं होगा, बल्कि वक्रीय आकृति का होगा, कर्व फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये रैखिक और अरैखिक के रूप में समीकरण हम देखते हैं। द्विघातीय समीकरण जो हमें पढ़ना है, जो कि हमारा सिलेबस का हिस्सा है, द्विघातीय समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जब किसी समीकरण में प्रयुक्त चर या चरों की घात 2 हो तो वह द्विघातीय समीकरण कहलाता है, 2 घात वाला। उदाहरण के लिए 3x² + 7x + 2 = 0, ये एक
द्विघातीय समीकरण है। इसी तरह से 3x² + 7x = 0, ये भी द्विघातीय समीकरण है। 3x² = 0, 2x² = 1, ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो द्विघातीय समीकरण के उदाहरण हैं, क्योंकि इनमें जो चर x है इसकी अधिकतम घात 2 है। इन सभी समीकरण, इस तरह के समीकरणों को हम द्विघातीय समीकरण कहते हैं। अब द्विघातीय समीकरण को हल करने की जो विधियां हैं, 2 विधियां हम काम में लेते हैं। एक तो आपने 9th-10th में सबने पढ़ा होगा, अगर याद है थोड़ा तो, कि एक तो हम गुणनखंड करते हैं इसका हल, और दूसरा एक सूत्र के माध्यम से सीधा इसको हल करने की कोशिश करते हैं। दोनों ही तरीके हैं, जो हमें ठीक लगे हम काम में ले सकते हैं। जैसे हम इस समीकरण को हल करें, 3x² + 7x + 2 = 0, द्विघातीय समीकरण है, इसको हल कीजिए। तो हम गुणनखंड की विधि के माध्यम से इसको हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ दिखाया कि एक द्विघातीय समीकरण को हल करने की गुणनखंड विधि क्या होती। तो अब देखो 3x² प्लस, अब ये 7x है, इसको 2 हिस्सों में बांट लो, और ऐसा कि जो है ये दोनों में कुछ कॉमन निकल के आएगा। अब मैं यहाँ इसको बांट रहा हूँ, जैसे 3x² + 6x, 7x है ये, जबकि मैंने लिखा है 6x, बचा एक x प्लस x प्लस 2, ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ है, बस इसको थोड़ा हिस्सों में बांटा है हमने। 7x को हमने 6x + x के रूप में विभाजित करके, और इसको ऐसा कैसा ही लिखा है, = 0। अब जब इतना काम कर लिया तो अब इसके बाद में बड़ा आसान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इन दो की बात करें हम, 3x² + 6x में से कॉमन क्या आ रहा है, 3, क्योंकि 3 का भाग दोनों में पूरी तरह से जा रहा है, और x इसमें भी और इसमें भी, तो 3x कॉमन आ गया। इन दोनों की बात कर रहा हूँ, पहले दो जो हैं इसके, 3x कॉमन आ गया। तो अब बचा क्या है, यहाँ पे क्या बचेगा, 3x को बाहर रख लेंगे तो x बच जाएगा, x लिख दिया ब्रैकेट लगा के, प्लस का साइन प्लस। अब यहाँ 3x कॉमन ले लिया है, 3x और अंदर ये क्या था 6x, तो इसको 2 बचेगा, 3 दूना 6। अगर इनको गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा। तो 3x + 2 और 3x कॉमन लिया तो x + 2 अंदर ब्रैकेट में आया। अब देखो इनको गुना कर लो चाहो तो आपके समझ में आ जाएगा। 3x × x, इन दोनों को गुणा किया, 3x² प्लस 3x × 2 तो 6x, तो ये वापस वही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। प्लस अब यहाँ देखिए x + 2 में क्या कॉमन आ रहा है भाई, 1 कॉमन आ रहा है, क्योंकि x को ले नहीं सकते, इधर x नहीं है, तो 1 कॉमन ले लिया, बाहर ले तो ब्रैकेट x + 2। अब ये इसके गुणनखंड हमने कर दिए = 0, ये कॉमन दोनों में है, x + 2 तो x + 2 और ये 3x + 1 = 0। अब यहाँ x के 2 मान आएंगे, x + 2 = 0 और 3x + 1 = 0। अब x + 2 = 0 जब हो तो x = -2, क्योंकि इसको 2 को उधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड को, तो चिन्ह बदल जाएगा, x = -2। 3x = -1 जब आगे करेंगे हम, तो x = -1/3, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो x के 2 मान आए, x = -2 एंड x = -1/3। ये 2 वैल्यू हैं, इनको अगर हम रखें तो ये लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। x, अब देखिए आप ट्राई कर लो, आपके खुद का समझ में आ जाएगी ये बात। अब जैसे इस समीकरण में यहाँ हम x बराबर -2 रखें, x बराबर -2 रखेंगे तो 3 बाहर है, -2 की घात 2, तो -2 की घात 2 है तो
घात 2 है इसलिए माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा। तो ये 4, 2 दूना 4, 4 तिया 12 प्लस 7 गुणा -2, ये माइनस का 14, ये 12 प्लस का, ये माइनस का 14, तो -2 और ये प्लस का 2, ये 0। x बराबर -2 पे मान है जो दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी, या ये समीकरण है जो 0 हो जाए, इसकी मान वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसा ही यहाँ x बराबर -1/3 रखेंगे तो भी ऐसा ही होगा। तो ये x के 2 मान हमारे पास में निकल के आते हैं। द्विघातीय समीकरण का दूसरा उदाहरण है, ये हमने लिया है 4x² - x - 3 = 0। इसको गुणनखंड की विधि से हम हल करते हैं। 4x² माइनस, अब क्योंकि यहाँ -x है और यहाँ -4x लिखा है तो +3x कर देंगे, तो इन दोनों का भाई -4 +3, तो बच जाएगा -1 -1x, ठीक है, -3 = 0। अब यहाँ देखिए इन दोनों में 4x कॉमन आ रहा है तो 4x कॉमन ले लिया। इसमें 4x जब कॉमन ले आया तो यहाँ बचेगा x, माइनस चिन्ह, 4x कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बच जाएगा, तो -1 ब्रैकेट बंद, प्लस यहाँ 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लिया, x - 1 = 0। तो x - 1 और इधर 4x + 3, ये 2 इसके गुणनखंड हुए। अब इन 2 का बराबर 0 के रख के देखिए, x के द्विघातीय समीकरण में x के 2 मान आएंगे, ये तय है। तो x - 1 बराबर 0, पहले गुणनखंड को हमने रखा 0 के बराबर, तो x बराबर 1 आया। x बराबर 1 पे ये दोनों ये पार्ट है 0 के बराबर हो जाएगा। रख के देख लीजिए चाहो तो, जैसे हमने पिछले में रखा है। 4 × 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहना है, तो 4 हो गया, -1 -3, तो 4 प्लस के और माइनस के भी 4, 4 - 4 = 0, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। दूसरा 4x + 3 को हम = 0 के बराबर रखें, तो 4x = -3 और x = -3/4 इसका वैल्यू हो गई। इस पर भी ऐसा ही होगा, यानी अगर ये रख देते हैं x बराबर -3/4, तो ये जो है पार्ट ये 0 हो जाएगा। तो x की 2 वैल्यू, x = 1 और दूसरी -3/4 यहाँ निकल के आई। अब द्विघातीय समीकरण को हल करने की दूसरी विधि की बात करें। द्विघातीय समीकरण हल करने की दूसरी विधि क्या है कि जब हम किसी द्विघातीय समीकरण के गुणनखंड नहीं हो पाए, हमसे नहीं हो पा रहे हों, तो फिर हम उसे डायरेक्ट फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। और द्विघातीय समीकरण का एक सामान्य रूप होता है, अगर याद हो आप लोगों के, तो ax² + bx + c = 0 के रूप में द्विघातीय समीकरण होती है। ax² + bx + c, ठीक है, = 0। a x का गुणांक है, b a x² का गुणांक है, b x का गुणांक है, और c है जो यहाँ ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये भी ये इसका गुणांक होता है। ये मैंने क्लियर लिखा हुआ, x का गुणांक b है, a है जो x² गुणांक है, c कांस्टेंट वैल्यू जो होती है। सूत्र क्या है कि x का मान जो x की वैल्यू निकालनी है, तो x = -b ± √b² - 4ac/2a, ये एक फॉर्मूला होता है। इस सूत्र में ये गुणांक हैं जो चिन्हों सहित होते हैं, ये ध्यान रखना, इनके चिन्ह के साथ हमें इनको लेना है। अगर हमारे यह सूत्र याद है तो हम बगैर गुणनखंड के भी किसी भी द्विघातीय समीकरण का हल निकाल सकते हैं। देखिए कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, जो कम समय दे पाते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि जिनमें क्यूरियोसिटी ज़्यादा है, किसी चीज़ को गहराई में जाकर समझने की कोशिश करते हैं। तो उनके लिए है कि ये जो हमने सूत्र
हमारे सामने है, ये आया कहाँ से, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से इसको हम ड्राइव करते हैं, इसका डेरिवेशन हम कैसे करें। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक नॉर्मल या जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ऐसे विभाजित कर दीजिए इस इक्वेशन को, तो एक्स स्क्वायर, ये ऐसे डिवाइड कर रहे हैं इसको पूरे इक्वेशन को, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स इज इक्वल टू, अब इसको कॉन्स्टेंट से माइनस सी बाई ए को राइट हैंड साइड लिया है, चिन्ह बदल गया, हम इधर लाने पे माइनस हो जाता है प्लस का। अब पूर्ण वर्ग करने के लिए हम क्या कर रहे हैं इसको कि दोनों साइड में लेफ्ट एंड राइट बी बाई 2a का होल स्क्वायर से इसको इनमें दोनों साइड में जोड़ रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस, अब ये बाई का मतलब बटा है, ध्यान रखना भाई, है ना। b बाई 2a का स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी बाई ए प्लस b बाई 2a का स्क्वायर। देखो इसमें बस ये किया है कि b बटा 2a का स्क्वायर इधर और इधर लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में जोड़ दिया है, ठीक है, वर्ग पूर्ण हो जाएगा इससे। तो इससे क्या होगा, अब ये स्क्वायर का है, ये भी स्क्वायर का है, तो इनका होल स्क्वायर हो गया, एक्स प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी बाई ए, तो स्क्वायर है ही नहीं, स्क्वायर का ये है, तो बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। इसको और आगे जब हल करते हैं तो ये इसमें एलसीएम ले लो, लघुत्तम जब लोगे तो 4a स्क्वायर आ जाएगा, a का भाग 4a स्क्वायर में दोगे तो 4a टाइम जाएगा, तो 4a इंटू सी माइनस 4a इंटू सी, माइनस चिन्ह पहले से ही हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि 4a स्क्वायर का भाग 4a स्क्वायर में एक बार जाएगा, a को बी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। अब इसको और थोड़ा सा आगे चलते हैं, हल करते हैं। x प्लस बी बटा 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए ये बी स्क्वायर प्लस का है तो इसको हम पहले ले रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर, ये निकल के आया। अब दोनों तरफ वर्गमूल ले लेते हैं, वर्गमूल रूट स्क्वायर रूट जो है, तो वर्गमूल जब हम ले रहे हैं तो वर्गमूल का मतलब होता है किसी भी उसकी चर की या जो राशि है उसकी घात आधी, ये होता है वर्गमूल। आगे जाके हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इसका वर्गमूल लेंगे तो देखिए x प्लस बी बाई 2a, यानी घात है जो इसकी, ये स्क्वायर है वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है, इक्वल टू, ये वर्गमूल का चिन्ह होता है। अब इसमें स्क्वायर यहाँ तो है नहीं, इसकी घात 1/2 हो जाएगी पूरे की, तब उसी स्थिति में रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर, भाई इसका पूरा का पूरा अंडर रूट लिया है, बस कुछ नहीं किया हमने। इसका लेंगे तो ये तो इसके पास स्क्वायर है, इसलिए ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, यही बच जाएगा, ठीक है। अब आगे इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसके प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a क्यों, क्योंकि हमने इसमें से ये 4a स्क्वायर है, इसको जब बाहर निकालेंगे तो 2a, 2 दूना 4, 2 के वर्ग और a का भी वर्ग है, तो 2a बाहर आ जाएगा, तो ये तो फ्री हो गया, इस पे रह जाएगा सिर्फ वर्गमूल प्लस माइनस चिन्ह के साथ में ही। x इज इक्वल टू, अब इसमें इसको जो b बाई 2a को इसको राइट हैंड साइड हम शिफ्ट कर देते हैं, तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस b बाई 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये रूट के अंदर है, अंडर रूट है वर्गमूल, बाई 2a, ठीक है। तो
ये हो गया, सूत्र आ चुका है हमारे यहाँ, बस इसको थोड़ा सा सेट कर रहे हैं हम। x इज इक्वल टू माइनस बी, ये वाला, क्योंकि एलसीएम जब लेंगे, एलसीएम आ रहा है इसमें, देखिए आप 2 है, एलसीएम आ रहा है, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आ गया सूत्र। इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी द्विघातीय समीकरण को हल कर सकते हैं, और ख़ास तौर से जब हमारे लिए गुणनखंड करना मुश्किल हो या हमसे कोई गुणनखंड द्विघातीय समीकरण का जो है हल हम गुणनखंड की विधि से नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उस स्थिति में इस सूत्र की सहायता से हम द्विघातीय समीकरण को हल कर लेंगे, जो हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा, आसान रहेगा। तो ये आपके द्विघातीय समीकरण को हल करने की दो विधियां हैं, दो तरीके हैं। एक तो गुणनखंड की विधि है, दूसरा सीधे सूत्र के माध्यम से हम समीकरण को हल कर लेते हैं, जो कि हमारे लिए दोनों ही तरीकों को जानना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। आज हम अपनी बात को यहीं ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट चर्चा में हम इससे संबंधित कुछ उदाहरणों को लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।